अपन स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। ये आपका नंबर 1 है, ठीक है ना। ये आपका जो 12th है उसका चैप्टर नंबर 1, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले अगर अपन किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को लें, है ना, कोई भी सॉलिड हो, हर सॉलिड किससे मिलके बना होगा? हर एक सॉलिड पार्टिकल से मिलके बना होगा। दुनिया का कोई भी सब्सटेंस हो, सॉलिड नहीं, लिक्विड हो चाहे गैसियस सब्सटेंस हो, हर कोई सब्सटेंस किससे मिलके बना होता है? पार्टिकल्स। ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? मे बी एटम्स, मे बी आयंस और मे बी मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकते हैं। सॉलिड स्टेट जो है वो पार्टिकल से मिलके बनी होगी, समझ में आ रही है? पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जब हमें किसी सॉलिड की स्टडी करनी हो तो हम इन पार्टिकल्स को क्या करते हैं? छोटे छोटे डॉट से दिखाते हैं। इनसे दिखाते हैं स्मॉल डॉट्स लगा के ऐसे, ठीक है। इन डॉट को हम क्या बोलते हैं? इन डॉट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लेटिस पॉइंट और लेटिस साइड, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? लेटिस पॉइंट और लेटिस साइड, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात? देखिए, जैसे सपोज ये पार्टिकल है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, एक बड़ा डॉट दिख रहा होगा इस तरह से, ठीक है ना। ये पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल का क्या लॉजिक है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं, समझना। देखो, सपोज आपके पार्टिकल इस तरह से दिख रहे, ऐसे देखिए, ये पार्टिकल ऐसे चल रहे हैं। तो अगर आप ध्यान दो तो ये सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। ये पार्टिकल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर देखिए, ऐसा हो सकता है ये पार्टिकल्स इस तरह से ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो, ये एक्स डायरेक्शन में भी जा रहे हैं और वाई डायरेक्शन में भी जा रहे हैं। ये सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहे थे, ये दोनों डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक्स और वाई, ठीक है। अब इसको समझना, हमने क्या बोला? कोई भी सॉलिड पार्टिकल से मिलकर बना होगा। ये पार्टिकल एटम, आयन, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। इनको हम हमेशा किससे इंडिकेट करते हैं? छोटे छोटे डॉट लगाते हैं। इन छोटे डॉट को क्या बोलते हैं? लेटिस पॉइंट या लेटिस साइड, ठीक है। ये देखिए, लेटिस पॉइंट या लेटिस साइड दिखा दिया मैंने। ये लेटिस अगर एक लाइन में चल रहे हैं, ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे? 1D लेटिस बोलेंगे, ठीक है। कैसे? ये देखो, एक लाइन में चल रहे हैं, एक्स एक्सिस में चल रहे। अब देखो, अगर ये लाइनों से आपस में मिलकर एक पूरा प्लेन बना दे, देखो अब कैसे बना प्लेन, ध्यान से समझना। इनको मैंने लाइनों को कनेक्ट किया, ठीक है। ये इस तरह। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो बेटा? देखो, एक्स एक्सिस में भी जा रहे हो और वाई एक्सिस में भी जा रहे हो, जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? तो ये कैसा लेटिस हो गया? ये हो गया 2D लेटिस। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं एक बात बोलूं बड़ा सिंपल सा, कि 1D लेटिस में हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस अगर मिल जाए तो हम आराम से इसकी स्टडी कर सकते हैं। तो इनमें रिक्वायर्ड पैरामीटर क्या होगा? इसमें रिक्वायर्ड पैरामीटर होगा सिर्फ इनके बीच की डिस्टेंस, है ना। इसको मान लो मैं ए बोल देता हूँ, तो सिर्फ एक पैरामीटर चाहिए। जैसे मैं कह देता हूँ कि मेरे पास ऐसे 100 पार्टिकल है और इनको आपको 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखना है, तो आप रखते जाओ 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे 100 पार्टिकल। अब देखो, इसमें देखो क्या है, सुनो, इसमें क्या क्या चाहिएगा हमें? हमें एक तो एक्स डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस है, एक वाई डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस है, दो चीजें चाहिए। एक तो चाहिए ए, एक चाहिए बी,
और एक इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, समझ में आ रहा है? एक्स डायरेक्शन में कितना चल रहा है और वाई में कितनी डिस्टेंस है, समझ में आ गया? तो देखो दो तो ये चाहिए ए और बी, 30 साइन के बीच में चाहिए थीटा, यानी कितने पैरामीटर चाहिए टोटल, 3 चाहिए ना। सोचिए अगर a बराबर b और थीटा 90 होता तो ये स्क्वायर बन जाएगा, और अगर a बराबर नॉट b बट थीटा 90 है, ये क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल हो जाएगा ना, हो जाएगा। समझ में आई बात ये? अब देखो बेटा, जब हम इन पार्टिकल्स को आपस में कनेक्ट करते गए तो एक पूरी स्ट्रक्चर बन गई कि नहीं बन गई? ये जो पूरी स्ट्रक्चर बनी, इस पूरी स्ट्रक्चर को अपन क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं क्रिस्टल लेटिस। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लेटिस। समझ आ रहा है? इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं? क्रिस्टल लेटिस। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दें तो क्रिस्टल लेटिस का ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, देखो ये वाला पार्ट, ये बार बार रिपीट हो रहा है। देखो ये वाला जो पार्ट है स्क्वायर, ये फिर रिपीट हुआ है ना, ठीक है? तो इस छोटे से पार्ट को हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। देखो क्या, सुनो वापस ढंग से, हम क्या कह रहे हैं? कोई भी सॉलिड पार्टिकल से मिलकर बना होगा। ये पार्टिकल एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ये देखो ये छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं, ये एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। जब हमें इनकी स्टडी करनी है तो हम क्या करते हैं? इनको स्मॉल डॉट से दिखा देते हैं। इन डॉट्स को अपन बोलते हैं लेटिस पॉइंट और लेटिस साइट। ठीक है, जब इन सबको लेटिस पॉइंट और लेटिस डॉट को आपस में कनेक्ट करते जाए तो ये पूरी स्ट्रक्चर बन जाती है। क्या बन गई? कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गई। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर को अपन नाम देंगे क्रिस्टल लेटिस। ठीक है, क्रिस्टल लेटिस का वो पार्ट जो बार बार रिपीट हो रहा है। आप ऐसे सोचिए, एक ऐसी बिल्डिंग है स्कूल की जिसमें मान लीजिए 50 रूम है और हर रूम एकदम आइडेंटिकल है। तो आपको बोल दिया जाए कि इस रूम का आप क्या करते जाओ, रिपीट करते जाओ, तो पूरी स्कूल की स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो वो जस्ट लाइक ये, यहाँ देखो ये जो स्क्वायर है ये रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीटिंग यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये कैसे कैसे हो सकते हैं क्रिस्टल लेटिस? 1D 2D और 3D। 1D में देखो क्या होगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस लेंगे सिर्फ और सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना। 2D में देखो x डायरेक्शन में डिस्टेंस और y डायरेक्शन में डिस्टेंस, और दोनों के बीच का एंगल थीटा लेना है। समझ में आ गया? कितने पैरामीटर हो गए? 3 हो गए। अब देखो, अब मैं अगर बात करूं आपसे नेक्स्ट, ये तो होगा बेटा 1D, ये हुआ 2D। बात करते हैं 3D की। तो 3D में देखो क्या करेंगे? 3D में जैसे मैं क्यूब लेता हूं, मैंने क्यूब लिया, ठीक है? अब आप ध्यान दीजिए कि इसमें क्या क्या चीजें काम आ रही है। देखिए ये x डायरेक्शन में भी जा रहा है, ये y डायरेक्शन में भी जा रहा है, और ये z डायरेक्शन में भी जा रहा है। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। समझ में आ रही बात ही? x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये 3D हो गया। एक ही एक्सिस काम आए 1D, दोनों काम आए 2D, तीनों काम आए 3D। अब देखो इसमें कितने पैरामीटर चाहिए, ध्यान से समझना, ये सबसे ज्यादा काम का है। एक्स डायरेक्शन में कितना इंटरसेप्ट आ रहा है उसको मैंने बोल दिया ए, वाई डायरेक्शन में कितना आ रहा है उसको मैंने बोल दिया बी, और जेड डायरेक्शन में कितना आ रहा है उसको मैंने बोल दिया सी। एक्स में मैंने बोला ए, वाई में मैंने बोला बी, और जेड में मैंने बोला सी। तो देखो तीन तो इंटरसेप्ट चाहिए, ए बी सी, चाहिए ए बी सी। एक्स में कितना, वाई में कितना, और जेड में कितना। फिर देखिए अब एंगल भी चाहिए। तो देखो बेटा सुनो, एंगल ए के सामने देखो, ए है ना, ए के जस्ट सामने अल्फा, याद कैसे रहेगा? अल्फा ए से स्टार्ट होता है, अल्फा की स्पेलिंग क्या होती है? ए एल पी एच ए। तो ए के सामने अल्फा ले लो, ये बी है ना, बी के सामने क्या ले लो? बीटा ले लो, ठीक है? और सी के सामने क्या ले लो? गामा ले लो। तो देखो क्या क्या चाहिए, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो टोटल पैरामीटर कितने हो गए? 6 हो गए कि नहीं हो गए? बोलो हो गई क्या? तो ये बात समझ में आई आपको? बोलो। देखो जैसे अगर मैं इस क्यूब की बात करूं आपसे, ठीक है,
तो ये क्यूब देखो बेटा, एक्स एक्सिस में चले, ये एक्स, ये वाई, और ये आपका हो गया जेड। हो गया कि नहीं हो गया जेड? एक्स एक्सिस ये वाली, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट आ रहा है, वो हो गया ए। वाई पे कितना आ रहा है, वो हो गया बी। और जेड पे कितना आ रहा है, वो हो गया आपका सी। ठीक है ना? ए के सामने जो एंगल आएगा वो हो गया अल्फा, बी के सामने आएगा वो हो गया बीटा, और सी के सामने आएगा उसको क्या बोल देंगे, गामा। समझ में आ गया? तो कितने पैरामीटर हो गए, 6। ए बी सी अल्फा बीटा गामा। हो गया कि नहीं हो गई? अब समझ में आ रही बात ही? अब देखो सुनो, जैसे अगर मैं ऐसा बोलूं, देखो ये आपको एक क्यूब दिख रहा है, एक क्यूब दिख रहा है। अब ऐसे क्यूब को अगर मैं जोड़ते जाऊं, देखो अब मेरे हाथ में कितने क्यूब दिख रहे हैं आपको, 3 क्यूब दिख रहे हैं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो क्यूब है 1 2 3 4, ये रिपीटिंग यूनिट है, बार बार रिपीट हो रहा है। अरे रिपीट हो रहा है ना, बार बार रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा? क्यूब फिर क्यूब, क्यूब फिर क्यूब। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये पूरा जो बना वो तो हो गया क्रिस्टल लेटिस, पूरा क्रिस्टल लेटिस है। और इसका ये जो एक पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, यूनिट से। समझ में आ गया? तो वापस सुन लो मैंने क्या बोला। कोई भी सॉलिड हो, अगर उस सॉलिड की स्टडी करनी है, ठीक है, तो सॉलिड में जो पार्टिकल हैं उनको स्मॉल डॉट से दिखा। देखो ये रेड कलर के पार्टिकल दिख रहे हैं आपको, ये पार्टिकल है रेड कलर के। तो इनको अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं, ये लिखा मैंने, देखो छोटे छोटे डॉट को लेटिस पॉइंट या लेटिस साइट। ये लेटिस पॉइंट या लेटिस साइट है। जब ये लेटिस पॉइंट को आपस में जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ये पूरा देखो एक क्यूब बन गया, बन गया। ऐसे क्यूब जोड़ते जाओ बनते जाएंगे आपके। ठीक है ना? तो हर सॉलिड पार्टिकल से मिलकर बना था, पार्टिकल एटम से हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इनको छोटे छोटे डॉट से दिखाते हैं। ये छोटे छोटे डॉट क्या होते हैं, स्पेस लेटिस, सॉरी लेटिस पॉइंट या लेटिसाइट बोलते हैं। जब इन सारे लेटिस पॉइंट को आपस में जोड़ दें तो जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनी उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस का वो सबसे छोटा पार्ट जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं यूनिट सेल। उसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? ये बोलो। अब ये देखो, अगर आपको 1D लेटिस बनाना है तो एक लाइन चलाई थी, लाइन लाइन, ठीक है ना? अगर 1D लेटिस बनाना है तो सिर्फ एक लाइन बनाओ। 2D बना तो लाइन को लाइन से जोड़ते जाओ। देखो सोचो, ये एक ही लाइन है तो ये 1D हो गया। अब इस अंगुली के पास ये रखी, फिर ये रखी, फिर ये रखी, तो देखो एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, लाइन से लाइन कनेक्ट होती है, बन गया 2D। ठीक है, तो लेयर बन गई। पहले लाइन लाइन है तो 1D, लाइन से लाइन जोड़ के बना दिए लेयर तो बन गई 2D, और लेयर के ऊपर लेयर रख दी, ऐसे ऐसे करते गए आप, तो वो क्या बन जाएगी, 3D बन जाएगी। समझ में आया? 1D लैटिस में सिर्फ एक ही चीज चाहिए, दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस चाहिए, ये देखो। ठीक है, 2D में क्या चाहिएगा, एक्स डायरेक्शन में कितना चल रहे हो, वाई डायरेक्शन में कितना चल रहे हो, और उनके बीच एंगल क्या है। जैसे देखो ए और बी इक्वल हो जाए, थीटा 90 हो तो स्क्वायर बन सकता है ना। ए और बी इक्वल ना हो लेकिन थीटा 90 हो तो रेक्टेंगल बन सकता है। तो बोलो क्या बोल सकते हैं, ए बी थीटा 3 हो गए। फिर अगर 3D ले तो मैंने क्यूब से एक्सप्लेन किया। 3D होता है, 3 डायरेक्शन होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड, एक्स वाई और जेड। तो एक्स पे इंटरसेप्ट मैंने ले लिया ए, वाई पे मैंने ले लिया बी, और जेड पे मैंने ले लिया सी। ए के सामने अल्फा, बी के सामने बीटा, और सी के सामने मैंने क्या ले लिया, गामा ले लिया। यहाँ तक कोई डाउट है आपको किसी को? यहाँ तक किसी को डाउट है? ये मैंने आज नोट सेंड किए थे, है ना? ये नोट्स में है सारा कुछ। कोई डाउट है तो बोलो। बोलो ना, 1D लेटिस को किसी को बोलो क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस किसी को भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया?
हाँ गुंजन। अरे आशुतोष 1D होता नहीं है, ये मैंने ऐसे ही बताया है। चलिए ये नोट्स में आप पढ़ लेना, सारा लिखा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, तो नेक्स्ट बात करते हैं। अरे क्रिस्टल लैटिस सब में होता है, 1D हो चाहे 2D हो चाहे 3D हो, सब जब जोड़ दोगे तो जो पूरी स्ट्रक्चर बनी वो क्रिस्टल लैटिस है। हाँ भैया देखो, करते हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो बेटा दो टाइप यूनिट सेल होती है, एक होती है प्रिमिटिव, है ना, और एक होती है सेंट्रल यूनिट सेल, ठीक है ना। एक होती है प्रिमिटिव, एक होती है सेंट्रल यूनिट सेल। इनमें डिफरेंस समझे, बहुत सिंपल सी बात देखें। प्रिमिटिव यूनिट सेल उसको बोलेंगे जिसमें उस यूनिट सेल के सेंटर पर कोई पार्टिकल नहीं है। बात को ध्यान से सुनो, प्रिमिटिव यूनिट सेल उसको बोला जाएगा जिसमें सेंटर पर कोई पार्टिकल नहीं है। देखो इस स्क्वायर के कॉर्नर पर पार्टिकल है बट सेंटर पे कोई पार्टिकल नहीं है, इसको क्या बोला, प्रिमिटिव बोल सकते हैं अपन। सेंट्रोइड में क्या होगा, सेंटर पे पार्टिकल होगा। देखो तो क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड यूनिट सेल। समझ में आ गया, बात समझ में आएगी। सेंटर पे पार्टिकल है तो सेंट्रोइड, ठीक है, और नहीं है तो उसको क्या बोल देंगे, प्रिमिटिव बोल देंगे। तो मुझे एक बात बताओ कि जैसे अगर मैं आपसे ये बोलूं, ये बताओ किस टाइप की यूनिट सेल है, ये बताइए किस टाइप की यूनिट सेल है, ये किस टाइप की यूनिट सेल है। ये दिख रहा है आपको डायग्राम, ये मेरे हाथ में दिख रहा है। देखो इसके सेंटर पे पार्टिकल है, देखिए तो किस टाइप की होगी, ये होगी सेंट्रोइड टाइप ऑफ यूनिट सेल। इज इट क्लियर, आसान है, सेंट्रोइड टाइप ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, ये सेंट्रोइड है। अच्छा अब बताओ, ये मैंने एक क्यूब बनाया है, ये इसके कॉर्नर पे पार्टिकल दिखा रखे, बताओ ये किस टाइप यूनिट सेल है, क्यूब, प्रिमिटिव है भी, है प्रिमिटिव, ओके। अच्छा अब बताओ, अब बताओ ये किस टाइप की यूनिट सेल है, ये किस टाइप की है, सेंट्रोइड, क्यों, देखो सेंटर पे पार्टिकल, ये देखिए सेंटर पे पार्टिकल, तो समझ में आया बच्चा। प्रिमिटिव जिसमें सेंटर पे कोई पार्टिकल नहीं हो, और सेंट्रोइड जिसमें सेंटर पर पार्टिकल आ जाए। इज इट क्लियर, बोलो, आ गया समझ में, कोई डाउट नहीं, पक्का, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अब एक टर्म आता है, एक टर्म लेते हैं अपन, कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर अभी आपने लास्ट चैप्टर में इसको बहुत यूज किया है, कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना बेटा, इसको समझना आप ढंग से। क्या, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या है कि एक पर्टिकुलर पार्टिकल
इक्वल डिस्टेंस पर कितने पार्टिकल से सराउंड हो रखा है। क्या बोला मैंने, एक पर्टिकुलर पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस पर कितने पार्टिकल से सराउंड हो रखा है। जैसे देखो, अगर मैं स्ट्रक्चर से आपसे पूछूं तो बताइए, ये सेंटर वाला पार्टिकल दिख रहा है, इस सेंटर वाले पार्टिकल से इक्वल डिस्टेंस पे 4 पार्टिकल है। देखो 1 2 3 एंड 4, कितने पार्टिकल है, 4 है। तो सेंटर वाले पार्टिकल को 4 पार्टिकल सराउंड किए हुए हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना करें। और आगे आगे आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। अच्छा अब बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, ये स्ट्रक्चर है आपके सामने, इस सेंटर वाले पार्टिकल की कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, बताओ। 6 दिख रहा है आपको सबको, 6 है, ठीक है। अच्छा अब बताओ, ये जो क्यूब के सेंटर में मैंने रेड कलर का पार्टिकल बनाया, क्यूब के सेंटर पे जो मैंने रेड कलर का पार्टिकल बनाया, इसका बताओ। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, देन 8 हो गई ना, है ना बेटा। देखो कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन समझ में आया? कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन समझ में आ गया। एक पर्टिकुलर पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस पे कितने पार्टिकल से सराउंडेड है, वो क्या बोला जाएगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है बेटा, चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद अपन आगे चलते हैं। बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। ये क्या टर्म है, इसको समझाता हूं बड़ा आराम से। पैकिंग एफिशिएंसी का बेटा बड़ा सिंपल सा मीनिंग होता है क्या, कि आपको कुछ गिवन स्पेस है, कुछ स्पेस गिवन है, उस स्पेस का कितना पार्ट पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाइड कर रखा है, ठीक है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। समझ में आ रही बात? इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना, देख बहुत आराम से समझ में आएगा, ध्यान देना। देखिए ये मैं एक स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने एक स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर ले लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बोलो। अब इस स्क्वायर का एरिया देखो, देखिए स्क्वायर है तो इसमें अगर मैं ये बोलूं, देखो ये जो पार्ट है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये स्क्वायर का ऑक्यूपाइड पार्ट है कि नहीं है? जो मैंने लाइनिंग की वो क्या है, वो है ऑक्यूपाइड पार्ट, है क्या। और ये जो बीच में दिख रहा है, यहाँ कोई पार्टिकल नहीं, ध्यान दीजिए। तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, अनऑक्यूपाइड पार्ट। समझ में आया? ठीक है, इस स्क्वायर का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ऑक्यूपाइड है, ठीक है, बीच वाला पार्ट अनऑक्यूपाइड है अनऑक्यूपाइड। तो इन दोनों को जब अपन कनेक्ट कर देंगे तो ये क्या होगा, ये मेरे पास टोटल स्पेस आ जाएगा, टोटल स्पेस आ जाएगा, ऑक्यूपाइड प्लस अनऑक्यूपाइड दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल स्पेस आ जाएगा। इसमें से कितना पार्ट ऑक्यूपाइड है वो आपको क्या बताएगा, पैकिंग एफिशिएंसी। मान लीजिए इसका 70% पार्ट ऑक्यूपाइड है, तो इसकी पैकिंग फ्रैक्शन 70 आ गई। अब इसको निकालेंगे कैसे, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, कोशिश करना, बड़ा आराम समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं ये सर्कल है, ठीक है, तो इस यूनिट सेल में
इफेक्टिवली कितने पार्टिकल है वो समझे पहले तो आप। देखो इसमें मैं ऐसा बोल रहा हूं कि इफेक्टिव पार्टिकल्स इन स्क्वायर यूनिट सेल, इस स्क्वायर यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स इफेक्टिवली, ये इफेक्टिव का मतलब समझते हैं। देखो सपोज अगर मैं ये स्क्वायर बनाता हूं ऐसे, ठीक है ना, अगर मैं ये स्क्वायर बनाता हूं, कॉर्नर पर जब अपन एक पार्टिकल रखेंगे, देखो कॉर्नर पर रखा, तो ये कितने यूनिट सेल में डिवाइड हुआ, 1 2 3 और 4। स्क्वायर के कॉर्नर पर जब आपने पार्टिकल रखा तो कितने में डिवाइड हुआ, ये 4 में डिवाइड हुआ क्या, देखो 1 2 3 4। तो एक पर्टिकुलर स्क्वायर में इसका कितना पार्ट आया, सिर्फ 1/4 आया ना, 1/4 1/4 1/4 1/4। अरे ये बात समझ आ रही है, पर्टिकुलर स्क्वायर में पूरा नहीं आ रहा है आपका पार्टिकल, उसका कितना आ रहा है पर स्क्वायर, 1/4 आ रहा है। ये बात समझ आई क्या, बोलो आप मुझे बताओ कि जब मैंने यहाँ पार्टिकल रखा था, ये जो पूरा पार्टिकल है ये कितनों में डिवाइड हुआ, 1 2 3 और 4। तो 4 स्क्वायर में ये पूरा डिवाइड हो रहा था, एक में कितना पार्ट मिला, 4 में 1 है तो 1 में कितना मिल गया, 1/4 आ गया ना, ये तो कह रहा हूं मैं, और क्या है 1/4 है ना। तो अब मुझे बताओ कि टोटल 4 पार्टिकल है और हर पार्टिकल का 1/4 मिल रहा है, तो कितना हो गया, एक पार्टिकल हो गया इफेक्टिवली। इफेक्टिवली एक पार्टिकल हो गया क्या, क्या ये बात समझ में आई, इफेक्टिव पार्टिकल समझ में आया सबको, सबको इफेक्टिव पार्टिकल सबको समझ में आया। अब देखो बेटा सुनो, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं इस स्क्वायर का अपन बोल देते हैं ये लेंथ ए है, ये भी ए है, ठीक है, तो मुझे बताओ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ ए क्या हो गया 2r, ए को 2r बोल सकते हैं, ए को क्या बोल सकते हैं 2r, देखो कैसे, ये r और ये r, ये r और ये r, यहाँ तक r और फिर आ गया, तो कितना हो गया 2r हो गया कि नहीं हो गया, तो एक बस 2r बोल सकता हूँ। अब मुझे बताओ इसको अगर मैं लिखूं तो ये कितना हो गया, 4r स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर का जो पूरा एरिया है, ठीक है, इसको कितना ऑक्यूपाइड कर रहा है, तो इफेक्टिवली एक ही पार्टिकल आया। तो अब देखो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालनी, टोटल तो कितना है 4r स्क्वायर, इसमें एक पार्टिकल इफेक्टिवली है और सर्कल का एरिया क्या होता है 5r स्क्वायर, ये होता है। अरे ये समझ में आया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचा 5/4, 5/4 का मतलब हो गया 0.78, 0.78 का मतलब हो गया 78%। इसका मतलब इस यूनिट सेल का है ना कितना, कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है, ऑक्यूपाइड स्पेस है 78%। तो बोलो अनऑक्यूपाइड कितना हो गया, 100 माइनस 78 कितना हो गया 22%। आप बेटा इसको देखो, मैंने एक स्क्वायर बनाया, जब मैं इनको आगे कनेक्ट करता जाऊंगा इस तरह से, देखिए तो जो एक पार्टिकल है ना वो 4 स्क्वायर में डिवाइड होगा। किसी भी एक पार्टिकल को पकड़ लो, जैसे देखो इस पार्टिकल को पकड़ लो, 1 2 3 4, 4 स्क्वायर में डिवाइड हुआ। तो आप मुझे बताओ कि 4 स्क्वायर में एक पार्टिकल डिवाइड हुआ, तो एक स्क्वायर में कितना मिला 1/4। क्या ये समझ में आया, अरे ये समझ में आया क्या, वापिस सुन लो एक बार, देखो ये एक स्क्वायर गिवन है, इस स्क्वायर का कितना एरिया इन पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाइड कर रखा है, उसको अपन क्या बोलेंगे। आप इस वजह सोचो, मान लीजिए एक बेंच है बैठने की, उसमें मान लो 6 बच्चे बैठ सकते हैं, ठीक है, एट ए टाइम उसमें 4 ही बच्चे बैठे हैं,
तो उसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो गया 4/6 × 100 कर देंगे। अरे समझ में आ गया। बैठ सकते हैं 6, बैठे हमें 4, तो क्या कर देंगे 4/6 आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो अब देखो ये जो मैंने इस तरह से लाइन लाइन बना रखा वो तो ऑक्यूपाइड है, बीच में देखो ये खाली पड़ा है अनऑक्यूपाइड। इन दोनों को जब जोड़ दोगे तो टोटल स्पेस आ जाएगा। तो स्क्वायर का एरिया निकालना बहुत आसान है। अब देखो मैंने बोला इफेक्टिव पार्टिकल इन स्क्वायर यूनिट सेल, टोटल पार्टिकल 4 है, हर पार्टिकल कितना मिल रहा है 1/4, तो 1/4 लिखा 4 × 1/4 1 आ गया। यहाँ से एरिया ऑफ स्क्वायर ए और ए, तो ए स्क्वायर हो गया। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 2r है, ये 2r है ना, r और r, तो ए की जगह मैंने लिखा 2r, ये 2r का स्क्वायर करोगे तो 4r स्क्वायर हो गया। अब इस स्पेस में से इतना पार्ट इन्होंने ऑक्यूपाइड कर रखा है, सोल्व करने पे कितना आ गया 78%। ये बात समझ में आई। अब एक काम कीजिए, बताओ इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकाल कर दीजिए मुझे। इसका निकाल के बताइए कितना आएगा। देखो बेटा कैसे करेंगे, देखो ये स्क्वायर गिवन है, ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बताओ ये मान लेता हूं ये ए है, ये भी ए है, तो ये क्या आ जाएगा बताओ, ये ए और ये ए, तो बोलो ये क्या आ जाएगा बताओ। पाइथागोरस लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, क्या √2a आ जाएगा क्या, बोलो आ जाएगा √2a। तो ये आया मेरे पास √2a। √2a में देखिए ये क्या आ रहा है, इसकी रेडियस आ रही है, ये ट्वाइस रेडियस ये, तो कितना आ गया 4r आ गया क्या। √2a इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं 4r, ये इक्वेशन समझ में आया आपको। √2a में देखो r 2r और r जोड़ दीजिए तो फिर 4r हो गया, हो गया भैया। अब देखो, अब अगर अपन बोले इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना, देखो जो सेंटर वाला पार्टिकल है ये तो पूरा पूरा इसी के अंदर आ रहा है, ध्यान दीजिए। तो सेंटर वाला पार्टिकल है ये तो कहीं जा ही नहीं रहा, डिवाइड ही नहीं हो रहा, ठीक है, तो सेंटर वाला पूरा आ रहा है। और बाकी जो कॉर्नर वाले पार्टिकल हैं ये डिवाइड हो रहे हैं कितनों में, 4 में, तो 4 × 1/4 यानी कितने आ गए टोटल पार्टिकल, तो आगे ये समझ में आया। सेंटर वाला पूरा पूरा इस स्क्वायर के अंदर ही है, चेक करो है कि नहीं है, सेंटर वाला अंदर है पूरा पूरा, अरे समझ पा रहे हैं क्या आप, ठीक है। अब बताओ, अब आपको करना क्या है, देखिए पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। तो देखो दो पार्टिकल का एरिया क्या होगा 2 × πr² लिख सकते हैं। सर्कल का एरिया πr² होता है, दो कितना ऑक्यूपाइड करेंगे 2 × πr², ठीक। और इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा a², ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो क्या करोगे 2 × πr², यहां से a की वैल्यू निकाल लो, a क्या आ जाएगा देखो 2√2r आ जाएगा, सोल्व करेंगे 2√2r आ जाएगा। तो इसकी जगह हमने लिखा 2√2r का स्क्वायर लिखा,
सोल्व करेंगे, देखो क्या होगा, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 आर हो गया। यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, कितना आ गया, पाई बाई 4 आ गया, आ गया पाई बाई 4। पाई बाई 4 अभी हमने सोल्व किया था 0.7470। क्या ये सबको समझ में आया? ये IIT JEE 2009 में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये जो मैंने क्वेश्चन आपको करवाया है 2009 IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है। क्या सबको समझ में आया? चलिए okay। आगे देखो बेटा, ये बताओ ये मैंने एक हेक्सागोन बनाया, ठीक है, इस हेक्सागोन को इस तरह से दिखा दिया मैंने, ठीक है, ये मेरे पास सर्कल है, ठीक है, तो बताओ मीटा ऑफ हेक्सागोनल टू डी, ये बताइए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, बताओ बच्चों। करो पुलकित, जैसा भी करना आपको। देखो बेटा कैसे करेंगे, सुनो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, देखिए इसमें काम करेंगे सिंपल सा, सुनिए, इसको अपन, ये जो हेक्सागोन बना हुआ है इसको इक्वल 6 ट्राइंगल में डिवाइड कर लेते हैं, ऐसा कर सकते हैं, 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल में डिवाइड हो गया ये, बोलो क्या ये 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल में डिवाइड हो गया, देखो इस तरह से दिख रहा है आपको, देखो 1 2 3 4 5 6 कितने इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गए, 6 हो गए, बोलो हो गया, 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल है, 1 2 है। अब अपन क्या करते हैं, किसी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस हेक्सागोन का आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं बेटा, देखो एक बात बताओ, ये जो ट्राइंगल है, जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, देखो ये वाला, इस ट्राइंगल की हमें हाइट फाइंड आउट करनी है, हाइट चाहिए है, इस हाइट को मैंने मान लिया x, मान सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा, 2r हो गया ना, देखो
ये पार्टिकल की रेडियस और इस पार्टिकल की रेडियस, तो r और r 2r हो गया, ये 60 हो गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से देखो क्या बोलेंगे, साइन 60 है ना, परपेंडिकुलर ये रहा x और ये आ गया 2r, साइन 60 हो गया √3/2। ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो x कितना आ गया, √3 आ रहा है। तो हाइट आ गई, हाइट आ गई, हाइट में किसी को डाउट नहीं है। अब बताओ, अगर अपन बोले कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो 1/2, ये बेस कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा ना। देखो ये r और ये r, तो r और r कितना हो गया, 2r हो गया, और हाइट कितनी हो गई, √3r, तो ये कैंसिल आउट, तो कितना आ गया, √3r। इसमें क्या एरिया समझ में आया? एरिया समझ में आने के बाद देखिए, अब बताओ एरिया ऑफ हेक्सागोन, तो ऐसे कितने हैं, 6 है। देखो हाँ जी, एरिया ऑफ हेक्सागोन समझ में आया सबको? ठीक है, तो बेटा मैंने एरिया निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या है, इस यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है ना। तो देखो कैसे निकालेंगे, सुनो, इफेक्टिव पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, इफेक्टिव पार्टिकल्स कितने होंगे, ध्यान से समझना। देखो सेंटर वाला पार्टिकल पूरा पूरा है? ये जो कॉर्नर पे जो 6 है ना, इसको देखो कैसे, किसी भी हेक्सागोन के कॉर्नर पे अगर आप पार्टिकल रखोगे ना, तो डिवाइड होगा, कितना में डिवाइड होगा, वो 3 में डिवाइड होगा। देखो ये इस तरह से कितना में डिवाइड हुआ, 3 में डिवाइड हुआ था। यहाँ एक सेंटर पे रखा, देखो 1 2 और 3, कितना में डिवाइड हुआ, 3 में डिवाइड हुआ। हुआ क्या, बोलो? कॉर्नर पे जो पार्टिकल वो कितने में डिवाइड होगा, 3 में होगा क्या? होगा। अब देखिए, तो ऐसे 6 पार्टिकल है, 1 2 3 4 5 6, क्या लिखेंगे, 6 इंटू 1/3, तो कितने पार्टिकल हो गए, 1 + 2, यानी इफेक्टिव पार्टिकल कितने आ गए, 3 आ गए क्या, इफेक्टिव पार्टिकल 3 आ गए क्या? बोलो, अब एक इफेक्टिव पार्टिकल आ गए।
तो अब बताओ पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, तो 3 इंटू पाई आर स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा 6 इंटू रूट 3 आर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा पाई आर आएगा। ये किसका आया था, आई थिंक चित्रक सिंगल का आया था, ये चित्रक सिंगल अभी आया था क्या आंसर बेटा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये सबको समझ में आया क्या? वापस सुन लो, देखो बेटा वीडियो पॉज हो गया था तो मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। सब देख पा रहे हैं? सबको आवाज आ रही है? देखो मैंने इस तरह से ये हेक्सागोनल 2D लेटिस ले रखा है। इस हेक्सागोनल 2D लेटिस में मैंने बोला ये सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल की हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है बेटा। तो ये जो हेक्सागोन है इसको 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे मैंने मिलाया, देखो मिला के मैंने 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। कितने बन गए? 6 बन गए, 1 2 3 4 5 6। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का आप एरिया फाइंड आउट कर लो और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई करके हेक्सागोन कर देगा। तो ये ट्रायंगल मैंने एक निकाल लिया बाहर, ये ट्रायंगल निकाले बाहर। इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल में ये जो लेंथ है ये r और r 2r हो गए, हुआ, और इसकी ये जो हाइट निकालनी है हमें, ये मैंने मान ली x। तो यहाँ ये एंगल 60 है इक्विलैटरल, तो sin 60 इक्वल्स टू x अपॉन 2r। x ये हो गया, 2r ये हो गया, वैल्यू रख के मैंने x निकाले √3r। इसमें सिंपल सी बात है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला आप जानती हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 1/2 ये हो गया बेस इनटू हाइट, और करने पे आ गया √3r स्क्वायर, ठीक। ये एरिया आ गया, ये एरिया ट्रायंगल का है, हमें हेक्सागोन का चाहिए, ऐसे 6 थे तो 6 इंटू √3r स्क्वायर हो गया। इसे क्लियर? क्या ये बात समझ में आई? अब देखो, अब इसमें इफेक्टिव पार्टिकल कितने हैं वो चेक करते हैं। तो सेंटर वाला पार्टिकल तो पूरा पूरा इसी के अंदर है, ये तो कहीं नहीं जाना, सेंटर वाला पूरा पूरा है। जो कॉर्नर पे जो रखा हुआ पार्टिकल है ना, वो 3 में डिवाइड हो रहा है। देखो इस कॉर्नर पे मैंने एक पार्टिकल रखा था, कितने में डिवाइड हुआ? 1 2 3, 3 में डिवाइड हुआ। वहां क्या 3 में डिवाइड, 1 2 3, तो एक में कितना मिला? 1/3। अरे एक पार्टिकल 3 में जा रहा है, 3 यूनिट सेल में एक पार्टिकल, तो 1 यूनिट सेल में कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा ना। यूनिट मेथड लगाया मैंने, क्या समझ में आया? तो वो क्या हो गया 6 इंटू 1/3, सोल्व करने पे क्या आ जाएगा 1 + 2 इक्वल्स टू आ गया 3। बोलो ये बात सुनेंगे, तो टोटल पार्टिकल हो गए 3, ठीक है। तो 3 इंटू सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, और एरिया मैंने निकाला, इसको सोल्व कर। तो ये बात समझ में आई? आई। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसी क्वेश्चन में ये सर्कल के बजाय मैं कहता, ये सर्कल के बजाय इस तरह से स्फीयर होते, है ना, तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या आएगा बताओ? पहले मैंने सर्कल दिए थे, अब मैंने स्फीयर दे दिए। अगर ये स्फीयर है, देखो इसकी तरह से, ये स्फीयर है ना, ये इसकी तरह से जो बता रहे थे, तो अब पैकिंग फ्रैक्शन क्या आएगा इसका आपको बताना है। अब पैकिंग फ्रैक्शन क्या आएगा आपको बताना है। तो बेटा एक बात बताओ, बड़ी सिंपल सी लॉजिक वाली बात है कि जब सर्कल था तो हमने एरिया लिया, लिया क्या? तो अब स्फीयर है तो हम क्या लेंगे? एरिया लेंगे या वॉल्यूम लेंगे? वॉल्यूम लेंगे, बस और क्या, वॉल्यूम लेके सोल्व कर दो। देखो कैसे करेंगे, तो मैं इसको हटा रहा हूँ बेटा, सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, सारा कुछ है, आप समझने पे ध्यान दें। ठीक, पार्टिकल वही रहेंगे आपके, अगर आप इन सबको मिला देते हो, इनके सेंटर को इस तरह से अगर आप जोड़ देते हो तो बनेगा वही हेक्सागोन, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अगर मुझे नीटा निकालना है, पार्टिकल वही 3 है, ठीक है, पार्टिकल अभी भी वही 3 है, 3 इंटू 3 पाई आर क्यूब, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? ये मैंने लिखा 4/3 पाई आर क्यूब, क्यों लिखा समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? समझ में आ गया? क्योंकि मैंने क्या बोला, ये अब ये स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम लेंगे। फिर आ जाओ बेटा नीचे देखो,
हमने इस हेक्सागोन का एरिया तो निकाल रखा है। एरिया को अगर आप हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया को अगर आप हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम बन जाएगा क्या? अरे वॉल्यूम बन जाएगा क्या? तो देखो बेटा, एरिया कितना आया? 6 इंटू रूट 3 आर स्क्वायर। आप बताओ, अगर अगर वो पार्टिकल आपका स्फीयर है तो स्फीयर की हाइट क्या होती है? स्फीयर की हाइट क्या होती है? डायमीटर होगा ना। अरे स्फीयर की हाइट क्या होगी? डायमीटर होगा ना। बोलो। ये स्फीयर है, देखो इसकी हाइट क्या होगी? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की हाइट होगी ना, इन दोनों अंगुली के बीच में, तो कितना होगा? 2r होगा। तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2r। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। सोल्व कर लेंगे क्या? ऊपर पाई आर स्क्वायर की जगह मैंने 4/3 पाई आर क्यूब क्यों लिया? समझ में आया? आया क्या? बोलो। सबको समझ में आया? ठीक है। अब बेटा कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ वॉल्यूम ले लिया, यहाँ ये एरिया मैंने निकाल रखा था, एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ, जैसे हमने ये लिया था थोड़ी देर पहले, देखो ये बोलो, ये लिया था। अब अगर मैं इसकी जगह मैंने ये काम ले लिया, स्फीयर काम में ले लिया मैंने, ठीक है। अब बताओ इसकी पैकिंग फ्रैक्शन बताइए, इसका पैकिंग फ्रैक्शन बताइए। बता सकते हैं? हाँ जी। हाँ शाश्वत। हेलो। बोलो। इसका निकाल सकते हो आप? हाँ वेरी गुड, पाई/6। देखो ये वही है बेटा, आपने थोड़ी देर पहले इसको सोल्व किया था, याद कीजिए कि ये स्क्वायर बनेगा, बनेगा। तो एक ही पार्टिकल था। अब इसको क्या लिख सकते हैं? स्फीयर है तो क्या लिख सकते हैं? 4/3 पाई आर क्यूब लिखेंगे। अच्छा ये क्या आया था? देखो ये आया था 2r इंटू 2r, और हाइट भी क्या होगी? हाइट भी क्या होगी? 2r होगी। होगी क्या? होगी। होगी। हाइट 2r होगी। तो ओवरऑल कितना आ गया? 5/6। कई बात सही है। 5/6 समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? किसी को डाउट? किसी को कोई डाउट? ठीक है। तो अब देखो बेटा सुनो, इस पे मैंने है ना नोट्स में क्वेश्चन डाल रखे हैं, आप उनको चेक कर लेना। अब मैं देखो आपको एक फॉर्मूला समझा देता हूँ। फॉर्मूला क्या बन गया फिर बताओ? फॉर्मूला की बात करें अगर, देखो
फॉर्मूला क्या बन गया बता सकते हैं अपन? देखो फॉर्मूला क्या बना, अगर वो 2D लेटिस है तो क्या करेंगे? देखो 2D लेटिस में क्या होगा, एरिया लेंगे, एरिया ऑफ यूनिट सेल, ठीक। फिर क्या होगा, एरिया ऑफ वन पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। कैसा करेंगे, एरिया ऑफ वन पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूसी, यूसी मतलब यूनिट सेल, ठीक है। और अगर वो 3D लेटिस होता तो क्या करते हैं बताओ? 3D के केस में एरिया की बजाय क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा। तो बोलो क्या लगेगी, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। क्या ये बात सही है? बोलो, क्या ये दोनों फॉर्मूले समझ में आए आपको? देखो अपन ने बिना फॉर्मूलों के सारे कैलकुलेट किए हैं। देखो बेटा सुनो, ये जो आज नोट सेंड किए थे, इन नोट्स में ये डायग्राम बने हुए, ठीक है ना? इन डायग्राम को आप देखना, ठीक है, और इनको पढ़ना आप ढंग से। ये देखिए सारे, ठीक है, तो इनको पढ़ना, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना आप।